तो देखिए, आप बताएं रेशियो क्या होता है। टर्म पता है ना, एकदम रेशियो नया टर्म तो नहीं है। क्या होता है रेशियो? A:B। ठीक है, और कुछ इसके अलावा? ये तो आपने बता दिया कि रेशियो दिख ही रहा है ऊपर, A:B। वो भी बोल देना था 5:7। चलो, देखिए यहाँ पर रेशियो की अगर मैं बात करूं, पहले बहुत बेसिक में अपन आते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। हमने बहुत, ये जो वेरिएबल्स है हमारे पास ए और बी, अगर हमको उसका रेशियो लिखना है तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, A:B। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, A/B भी लिखते हो। यही होता है ना। ठीक है, अभी आप लोग 12th करके आए हैं जो बच्चे, तो उन्होंने अभी पार्टनरशिप पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पढ़े कि नहीं पढ़े आपने? तो वो सब रेशियो वाला पार्ट ही था। बट वो वाला पार्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पे बहुत सिर्फ सिंपल सा अरिथमेटिक वाला रेशियो है, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं रेशियो क्या होता है। मान लो दो पर्सन है, ए और बी, और ये दोनों पर्सन्स की मंथली सैलरी, किसी कंपनी में इनकी जो मंथली सैलरी है वो है 20,000 और 10,000 रुपए की। चलो, अब देखें यहां पर, अगर मैं आपको ये बोलूं ए और बी की सैलरी है 20,000 और 10,000, तो इनकी सैलरी का रेशियो क्या हो गया? तो क्या होगा इनका रेशियो? 2:1। कैसे निकालेंगे अभी अपन ने देखा, आप इसको ऐसे लिखोगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या जाएगा? 2:1। या अगर मैं इसको A/B के फॉर्मेट में लिखूं, तो 20,000 डिवाइड बाय 10,000, आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/1। मतलब ए और बी की सैलरीज का रेशियो क्या हो गया? 2:1। क्या हुआ इसका मतलब? अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, तो ए की सैलरी जो है वो बी से डबल है। बी को 10,000 मिलते तो ए को कितने मिल रहे हैं? 20,000, उसका डबल। ये हम बोल सकते हैं कि जो बी की सैलरी है वो क्या है, ए की हाफ है। तो यहां पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, कि ए सैलरी इज ट्वाइस ऑफ बी सैलरी। तो रेशियो का मतलब कंपैरिजन होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल इज कॉल्ड रेशियो। क्लियर है? हमने यहां पर ए और बी की सैलरी का कंपैरिजन करा, और ये कंक्लूजन निकाला कि ए की सैलरी जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ बी सैलरी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार ए की सैलरी ट्वाइस ऑफ बी है, मैंने कंक्लूजन निकाल लिया इनकी सैलरीज का रेशियो 2:1 है, तो अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में बी को 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ए को कितने मिलेंगे, उसका डबल। तो 25,000 का डबल कितना? 50,000। किसी पर्टिकुलर मंथ में ए को 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, उसके आधे। 50,000 का आधा, बी को तो आधा ही मिलेगा ना। तो बी को कितना मिलेगा? 25,000। तो यहां पर हमने क्या करा, ए और बी की सैलरीज का कंपैरिजन करा। ठीक है। बट आगे समझते अपन एक और चीज। मान लो कि ए और बी की सैलरी का रेशियो है 3:2। 2:1 नहीं है क्या? आपको रेशियो गिवन है कितना? 3:2। और कंपनी जो है वो 1,50,000 रुपए डिवाइड करती है ए और बी को। कंपनी जो है वो ए और बी में कितनी सैलरी डिवाइड कर रही है? 1,50,000। आपसे पूछा जाता है कि इसमें ए का शेयर कितना है और बी का शेयर कितना। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम। हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका देखो आप, ए की अगर सैलरी निकालो, तो ए की सैलरी कितने यूनिट की है? 3 यूनिट। बी की सैलरी की यूनिट कितनी है? और तीन और दो टोटल को ऐड करें, टोटल 5 यूनिट्स, तो ये 1,50,000 5 यूनिट के बराबर की वैल्यू है ना। तो मैं इस पे कैसे निकालता हूं, सभी को पता है। 1,50,000 में ए का शेयर हो जाएगा इंटू 3 डिवाइड बाय 3+2, टोटल करते हैं हम लोग। ऐसे ही निकालते हैं अपन। किसी का भी पर्सन का शेयर अगर रेशियो से निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसका उस पर्टिकुलर पर्सन के शेयर से मल्टीप्लाई करो, और टोटल शेयर की जो यूनिट है ना रेशियो के, उससे अपन क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो यहां से देखेंगे तो सॉल्व करके ही कितना आ जाएगा? 90,000। 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। वैसे ही अगर मैं बी का शेयर निकालूं तो कितना होगा? 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? 60,000। तो यहां पे अगर आपके पास 1,50,000 रुपए है, और आपको ए और बी में 3:2 के रेशियो में वो डिवाइड करना है,
तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम ए और बी की सैलरीज को 3x और 2x मान लेते हैं। अब अगर मैंने ए और बी की सैलरी 3x और 2x मानी, टोटल सैलरी कितनी है? तो वो 3x प्लस 2x का टोटल है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1,50,000, या फिर 5x इज इक्वल टू 1,50,000। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,50,000 डिवाइड बाय 5, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30,000। एक तरीका ये भी तो है जो हमने पढ़ा है। अब आपको जब ए की सैलरी निकालनी है तो वो है 3x, x की जगह आप 30,000 रखोगे, तो 30 × 3 90,000, और 30 × 2 करोगे तो 60,000। तो आपको यही वाली सैलरी वापस से मिल जाएगी। तो मेरे पास ए और बी की सैलरी है, उसका शेयर निकालने के दो तरीके हैं। एक आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, और एक आप एक्स पुट करके निकाल सकते हो। ज्यादा कन्वीनियंट क्या है? डायरेक्ट निकालो, क्योंकि यहां पर आप पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर आप उसको पुट करोगे 3x और 2x में, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। समझ में आई ये बात? ठीक है। तो यहां पर दो तरीके सॉल्व करने के। लेकिन जब अभी हम रेशियो के क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जहां पर आपको इनकी वैल्यूज को 3x और 2x रखना ही पड़ेगा। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे आगे अपन समझेंगे। फिलहाल रेशियो का बेसिक कंपैरिजन होता है टू वेरिएबल्स का। किसी एक वैल्यू को अपन रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक वाला पार्ट है। यहां तक क्लियर है? इसको लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज वैसे जरूरत नहीं है। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। सेकंड चीज क्या ध्यान रखना है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। आपके पास दो सैलरीज दे रखी है, ₹30,000, और एक दे रखी है आपको ₹20,000। जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो डिवाइड करोगे, तो यहां पर ये जीरो से जीरो कैंसल, और रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा। यूनिट तो थी यहां पर, एक वैल्यू गिवन थी जिसकी यूनिट है रुपीज। बट यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल जो वैल्यू आ गई आपकी 3/2, या हम इसको लिख सकते हैं 3:2। इस रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? बहुत सिंपल सी चीज थी। अब देखें यहां पर, अगर मेरे पास ऐसा दे रखा है ₹20 एंड 30 kg, और आपसे बोलेंगे कि इसका रेशियो निकालो, तो क्या इसका रेशियो 20/30 दैट इज इक्वल टू 2:3 ये होगा क्या? हो सकता है क्या, बताओ? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये यूनिट रुपीज में और ये केजी में आपस में कैंसिल कहां हो रहे हैं। ये तो आपका आ जाएगा 2/3 रुपीज पर केजी। ये तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, रेशियो कहां निकला? समझ में आया? तो यूनिट कट नहीं रही है, इसका मतलब है उसका रेशियो नहीं निकलेगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, एक बार आ चुका है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन में गिवन होगा, 2:3 भी गिवन होगा, 3:2 भी गिवन होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी गिवन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यार यहाँ पर ये यूनिट्स जो है वो आपस में कैंसिल नहीं हो रही है, तो यहां पर रेशियो नहीं निकल सकता। आपका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ऐसा दे रखा है आपको ₹2 एंड 100 पैसा, इसका रेशियो क्या है? तो इसके ऑप्शन में मालूम है 1:50 भी एक ऑप्शन होगा। 2 और 100 को कैंसिल करोगे तो क्या आता है? 1:50। बट क्या ये सही है? नहीं। ये रुपीज में दे रखा है और ये पैसे में दे रखा है। बट हम रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो ₹2 में कितने पैसे होंगे? ₹1 में कितने पैसे होते हैं? ₹1 में कितने पैसे होते हैं? कितने होते हैं? 100 होते हैं ना। बाप रे। तो ₹2 में 200 पैसे होंगे ना। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 का। गूगल कर रहे हो? ₹1 इज इक्वल टू कितना है? 60 पैसा। ओ माय गॉड।
क्लियर है? तो यहां पर क्या करा, 2 रुपीज को मैंने 200 पैसा कर दिया, और अब आपके पास ये दोनों के दोनों जो आपके पास वैल्यूज है वो पैसे के फॉर्म में आ गए, पैसे सा पैसा कैंसिल हो जाएगा, रेशियो इसका आंसर क्या आएगा, 2:1, 1:50 नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दो यूनिट्स कन्वर्टिबल है, अलग अलग दे रखी है और कन्वर्टिबल है, तो आप उसको दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल रेशियो। लेकिन अगर दो यूनिट्स कन्वर्टिबल नहीं है, तो उस केस में आपका रेशियो नहीं निकल सकता, आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बहुत बेसिक सी चीजें होती है, 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे ये क्या होगा। ठीक है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ध्यान रखना है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये भी बेसिक चीजें थी, इसमें भी नहीं। अब आगे जो मैं बताऊंगा ना, वो चीजें हैं जो आपके काम की है, जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछी जाती है, राइट? यहां से आप लोग लिखना भी चालू कर सकते हो। देखो यहां पर क्वेश्चन पहला ही है, बट मैं अलग से एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर आपके पास में दो रेशियोज दे रखे हैं, यही वाले को अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन ही था ये, इसी का ही अगर मैं अलग से भी एग्जांपल बताऊंगा तो वैसे ही होगा। देखो, इफ A:B इज इक्वल टू 5:7 एंड B:C इज इक्वल टू 6:11, मेरे पास यहाँ पे दो रेशियोज गिवन है, एक दे रखा है ए और बी का रेशियो, और एक दे रखा है बी एंड सी का रेशियो, अलग अलग। और मुझे इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना है, ए बी और सी का। ठीक है, कैसे इसको निकालेंगे, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों रेशियोज में कॉमन वेरिएबल क्या है, क्या दिख रहा है कॉमन वेरिएबल, बी कॉमन वेरिएबल है ना? तो जो भी कॉमन वेरिएबल होगा उसको आपको सेंटर में रखना है। तो कॉमन वेरिएबल बी है तो बी सेंटर में होगा, तो बाय डिफॉल्ट ए बी सी ही आप लिखोगे, क्योंकि इसमें बी सेंटर में ही आ रहा है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ए बी सी एज इट इज लिख दो, बी कॉमन वेरिएबल उसको हमने सेंटर में ही लिखा है। अब देखो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 5:, तो मैं ए में 5 और बी के नीचे क्या लिख दूं, 7। पहली चीज, बी और सी का रेशियो क्या है, 6:11, तो सेकेंड लाइन में बी के नीचे 6 लिख दो, और सी के नीचे क्या लिख दो, 11। मतलब मैंने क्या करा, ए और बी का रेशियो लिखा फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में बी और सी का रेशियो लिख दिया बी और सी के नीचे। अब मुझे एबीसी का रेशियो निकालना है ना, यहां पर हम क्या करेंगे, स्केलिंग टेक्निक यूज करेंगे। जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में आप चेक करोगे सी के नीचे कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं दे रखी है, और सेकेंड रो में ए के नीचे नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, ये सी के पहले वाली वैल्यू क्या है, 7 है ना। आप क्या करो, इसको स्केल करके यहां पे लिख दो, इसको स्केल करके आगे की तरफ बढ़ा दो। वैसे ही यहां पर देखो, बी में नीचे वैल्यू क्या, 6 है, तो इसको स्केल करके पीछे की तरफ लिख दो। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग टेक्निक। ठीक है, जो उसके पहले की वैल्यू, जो उसके आगे की वैल्यू, आपको वही वैल्यूज वहां पर एज इट इज उतारनी है, और फिर इनका हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपके पास वैल्यूज क्या आएगी, 5 6 30, 7 6 42, और 7 11 77। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एबीसी का रेशियो 30 42 77, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।
ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको। कर लिया नोट डाउन? देखो यहां पर क्वेश्चन है, इफ a is to b is equal to 3 is to 2 and a is to c is equal to 4 is to 5, then a is to b is to c is equal to क्वेश्चन मार्क। देख लो पहले क्वेश्चन, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर कॉमन वेरिएबल क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए को सेंटर में रखना पड़ेगा। तो मैं इसको सबसे पहले ऐसा लिख सकता हूं, बी, ए और सी। ध्यान से समझ, ऐसे बच्चे गलती करते हैं। अगर मैं अभी बोलूंगा सबको सॉल्व करने के लिए, इसके चार अलग अलग आंसर आएंगे, है ना, ये ध्यान रखना, सबके अलग अलग आंसर आएंगे। बट मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले मैंने बताया था कि कॉमन वेरिएबल को अपन सेंटर में रखेंगे। अब देखो ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, 3:2 है। तो रिवर्स कर दो तो वो कितना हो जाएगा, 2 और 3। मतलब ए की यूनिट 3 है, मैंने रख दिया ए के नीचे, और ये बी की यूनिट 2 है, मैंने बी के नीचे। और सेकंड लाइन में ए और सी का रेशियो क्या है, 4:5, मैंने इस तरह से लिख दिया। स्केलिंग टेक्निक पे बताओ, यहां सी के नीचे क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3। और यहां पर क्या आएगा, क्या करते हैं इसको, प्लस की मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, बच्चे प्लस करके भी आ जाते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, 8, 12, 15। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि 8, 12, 15 आंसर है, बट आंसर ये नहीं है। हमसे पूछा क्या है, और ये क्या आया, ये बी ए सी आया। तो जब ए बी सी निकालोगे तो ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 8 है, और सी की वैल्यू क्या है, 15। ये आपका आंसर है। तो यहां पर गलतियां होती है, ध्यान से समझना, राइट। तो बी ए सी आप निकाल रहे हो, आपको उसको फाइनली ए बी सी में कन्वर्ट भी करना है। इसको कर लो नोट डाउन जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं, आप चाहो तो लिख लो, घर पे कर लेना, वैसे स्टडी मटेरियल में दे दूंगा आप लोगों को अभी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन इजी है, एक बार लिख लो आप। ए और बी का रेशियो देगा 3:4, और बी और सी का रेशियो देगा 8:9। आपको ए और सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी नहीं निकालना है। आप ए बी सी निकालोगे, उसमें से ए और सी की जो यूनिट है आप वो लिख देना। दो कर ही लो यार। हाँ, ए सी का निकालना है। ए बी दे रखा है, बी और सी दे रखा है। क्या आ रहा है, 2:3। चेक करो, यही है, वही है, वैसा का वैसे ही करना है आपको। ए बी और सी लिख दो, 3, 4, 8, 9, यहाँ 4, यहाँ 8। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36। आपको बी और सी का निकालना है। ये कितना हो जाएगा, हाँ, कितना आएगा ये, 4 से जाएगा, 4 8 ज़ा, यही है ना, बी और सी कितना है, हाँ सॉरी, ए और सी है ना। तो ए और सी कितना आएगा, 24 और 36। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। आपका आंसर आ जाएगा
2:3। ठीक है, ए बी का रेशियो दे रखा है आपको 8:15, बी और सी का दे रखा है 5:8, सी एंड डी दे रखा है आपको 4:5। अब यहां पर एक वेरिएबल और बढ़ गया डी, आपको ए और डी का रेशियो निकालना है। सेम वही प्रोसेस है, आप लिख दो यहां पर ए बी सी एंड डी। 8:15, 5:8 एंड 4:5, इसी तरह से लिखोगे आप। चलो अब देखिए ध्यान से समझना, जब मैं स्केलिंग टेक्निक यूज करूंगा तो यहां पर क्या करके स्केल, यहां पे सी में क्या वैल्यू आएगी 15, और डी में भी कितनी आ जाएगी 15 आएगी। तो वो वैल्यू आपकी क्या है, स्केल होते हुए आगे तक जाएगी, जितने भी वेरिएबल आगे बढ़ते जाएंगे ये 15 आगे तक जाता जाएगा। वैसे सेकंड रो में देखें तो यहाँ पर ए के नीचे क्या जाएगा 5, और डी के नीचे क्या आएगा 8, और इधर देखें तो ए और बी के नीचे क्या आएगा 4 एंड 4। क्लियर है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप। अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा क्या है ए और डी का रेशियो, तो यहां पे मैं सिर्फ ए और डी की वैल्यू निकाल लेता हूं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो आप। कितना आएगा ये 160/600 आ रहा है क्या? इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ रहा है आंसर। 4:15, चेक करो। कितना आ रहा है 4:15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 4 16 और 4 15 30, आपका आंसर आएगा 4:15, है ना। चलिए हटाओ इसको। चलो अभी थोड़ा सा मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूं। देखिए क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान रखना है। इफ ₹782 be divided into three parts proportional to 1/2:1/3:3/4, then the first part is। अब मेरे पास यहां पर है ₹782 को मुझे तीन पार्ट में डिवाइड करना है। ये फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं, ये सेकंड पार्ट हम लिख देते हैं, और ये थर्ड पार्ट। और तीनों पार्ट का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है आपको 1/2:2/3:3/4। हमें क्या करना है, हमें 782 को इन तीनों में डिवाइड करना है, और आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी आपसे। अब इसमें ना स्टूडेंट करते हैं कि यार फर्स्ट पार्ट तो 1/2 है, तो 782 इंटू 1/2 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको, और वो क्या है कि जब रेशियोज फ्रैक्शन में दे रखे होते हैं ना आपको, तो उसका एलसीएम लेते हैं हम। डिनोमिनेटर का बेस जो होता है ना वो अपने को सेम करना रहता है, ठीक है। तो जब हमारे पास रेशियो फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ A/B के फॉर्म में, है ना, तो फिर हमें क्या करना है, यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। सभी फैमिलियर एलसीएम से मैं बताता हूँ, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैं 2 3 4 का एलसीएम निकालूंगा तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, टू से इसको साफ पहले निकाल सकते हैं डिवाइड। तो ये 2 1 2 3 एज इट इज, 2 2 4, अगेन इसको 2 से करोगे 1 3 1, और फिर ये किससे जाएगा 3 से जाता है। ऐसे ही सीखा है ना एलसीएम आप लोगों ने। तो यहां पर ये वैल्यूज का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका एलसीएम आ जाएगा 12,
12 डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ पर ये ना ये 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 करो 6 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 6 12 होता है, और 3 4 12 होता है, एंड 4 3 12। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। 12/2 करोगे 6 आएगा, 12/3 करोगे 4 आएगा, 12/4 करोगे तो, और ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, 6:8:9। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट का अब एग्जैक्ट रेशियो हो गया 6:8:9, और हमें 782 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो देखिए अभी अपन ने बेसिक्स में पढ़ा था, अभी 3:2 के रेशियो को मैंने 1,50,000 में कहा, 782 इंटू फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है 6, और डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल कितना होगा 23 होता है, डिवाइड बाय 23। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने यहाँ पर ये एलसीएम लिया तो ये जो 12 है ना ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं तो क्या स्टूडेंट को लगता है चलो एलसीएम ले लिया, आप 782 इंटू 6/12 कर दो, तो 6/12 करोगे तो वापिस 1/2 ही होता है। तो जब आप एलसीएम लोगे ना, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 12 है ये हट जाएगा, सिर्फ ऊपर का ये पार्ट आपका एक्चुअल रेशियो बनेगा, और इसका जो सम आता है वो 12 नहीं आता है, वो कुछ और आता है। ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो कोई भी आंसर मेरा पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब है कि ये 23 जो है वो 782 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हो, मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। 23 और यहाँ पे आप लिख दोगे 782। ठीक है, यहीं पे आप मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो यहाँ पे 2 2 4 होता है, बट यहाँ पे मेरे पास 7 दे रखा है। अगर मैं 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे 78 है तो 6 वाला, लेकिन 3 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 टू द 8 है, वैल्यू जाएगी ऊपर। तो यहां पर ये 23 जो है ना ये 3 से जाएगा अपना, करके देखो 3 3 द 9 और 3 2 द 6, कितना बचेगा 9 और 2। 5 से नहीं जाएगा, ये 4 से करके देखो आप, तो 23 को जब मैं 4 से करूंगा तो 4 3 सा 12, 4 2 सा 8 प्लस 1 92, तो ये किससे जाएगा 4 से जाएगा 92। तो आप यहां पर क्या करोगे, ये 23 ये किससे गया 34 से चले गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 204, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, देन a is to b is to c is equal to। ऑप्शन में ही तो आंसर है इसका, 2 सेकंड में आंसर निकल सकता है। कितना आएगा ए 2:3:4, अरे 2 3 और 4, क्या यही है, नहीं, गलत है ये। ध्यान से समझो, मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं टेक्निक बताऊंगा, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो यहां पर 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, मतलब ये तीनों वैल्यूज बराबर है ना, और इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू k मान लेते हैं। मान लो कि 2a 3b और 4c की वैल्यू क्योंकि बराबर है उसको हमने क्या मान लिया, k मान लिया। चलो अब देखिए यहां पर 2a की वैल्यू k है ना, तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/2। वैसे ही देखो 3b की वैल्यू भी क्या है k, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/3। वैसे ही 4c की वैल्यू भी k है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/4। होगी कि नहीं, मुझे निकालना क्या है a b और c का रेशियो, मतलब k/2 k/3 और k/4 का रेशियो। k तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू पुट करी थी, फाइनली मुझे जो निकालना है दैट इज 1/2:1/3:1/4। जब मैं इसको निकालूंगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था।
तो 4 2 3 4 का एलसीएम अभी अपन ने निकाला था कितना, 12। तो ये हो जाएगा 2 6 3 4 और 4 3 तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 6:4:3। नीचे वाला पार्ट हम कैंसिल कर देते हैं। मेरा फाइनल आंसर आएगा 6:4:3। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, लिख लो। अब देखें यहां पर, ये जो तरीका है हमको वैसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये ए बी और सी क्या है, वेरिएबल्स है। और इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ सी, है ना। तो अगर कोएफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट 2a 3b 4c, तो मैं डायरेक्ट 1/2 1/3 और 1/4 करके सॉल्व कर दूं। तो देखिए ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे को, यहां से लेकर यहां तक का ये तो सिर्फ समझने के लिए था। मैं सीधे ये वाले स्टेप पे आ जाऊंगा, एक ही स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत तो है नहीं अपने को, हमें तो ऑप्शन से मतलब है, कैसे भी आए। सामने वाला पूछेगा नहीं कि भैया बताओ कैसे निकाला, वो पूछेगा क्या, आप मन से भी कर दोगे और सही चले गया तो +4, लेकिन अगर गलत चले गया तो फिर -1 भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल के, तो आपको उसको अपॉन करना है, 1/2 1/3 1/4 करोगे, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। इससे भी इजी तरीका एक और है, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो कि ऑप्शन से भी तो हो जाते हैं, ये क्वेश्चन भी उसमें से एक है। देखो, मुझे मालूम है ना 2a 3b और 4c की वैल्यू बराबर है, और मुझे ना ए बी सी की वैल्यू तो ऑप्शन में गिवन है, अगर मैं यही वैल्यूज को यहां पे पुट कर दूं तो वो तीनों इक्वल होनी चाहिए ना। देखो, अगर मैं ये फर्स्ट ऑप्शन रखता हूं तो यहां पे 2 रखता हूं, तो 2 2 4, 3 3 9, ऑप्शन हट गया, बराबर नहीं है। सेकंड देखे, 4 रखते हैं, 4 2 8 और 3 3 9, ये भी हट गया। यहां पे देखो, 6 2 12, 4 3 12 एंड 3 4 12, ये आपका बाय ऑप्शन साइन। तो देखो कुछ भी नहीं करा, ये मैंने आपको कहा था 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है ये। आप इसको इस मेथड से करोगे, आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपकी स्पीड आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। आप इसको डायरेक्ट ऐसा करोगे, एलसीएम लेके करोगे, तो भी एलसीएम निकालोगे थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। और तीसरा ऑप्शन ये था कि मैं इसको बाय ऑप्शन कर देता हूं, तो विद इन 4 to 5 सेकेंड्स हो जाएगा, आपको क्लियर देखते से ही मालूम पड़ जाएगा ये किसका आंसर क्या आने वाला है। तो चाहो तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो, ये बाय ऑप्शन आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। देखो, 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई। आप लोग के माइंड में आता है कि यार एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, ये एक्स परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये जाएगा 5 3 15, 5 4 20, 3:4 आपका आंसर है, गलत है ये, ऐसा नहीं होता है ये, दिस इज रॉन्ग। मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 15% ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/100x, दैट इज इक्वल टू 20/100 वाई। 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, 15x इज इक्वल टू 20y। मुझे x और y का रेशियो निकालना है, मतलब ये जो y है ना, ये यहां पर अपॉन में आएगा इसके, तो इसको मैं x/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 नीचे जाएगा, यहां से y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना आपको, पता है कि नहीं। सॉल्व करो, कितना आएगा ये, 4/3 आएगा। तो आंसर आपका 3/4 नहीं है, आपका आंसर क्या है, 4:3 है। छोटी छोटी गलतियां, +4 -1, ठीक है, ध्यान से समझना, अपने को आता है निकालना, लेकिन अपन उसको डायरेक्टली कैसे निकालना है वो समझना है अपने को। तो इसकी टेक्निक क्या है, आ जाए तो डायरेक्ट इसको 3 और 4 लिख दो, लेकिन इसका रिवर्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व तो वही करा ना अपन ने, एक बार माइंड में फिट हो गया कि करना क्या है अपने को, ठीक है, तो आंसर तो उसका रिवर्स ही आना है, क्योंकि अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको एक साथ एक ही लाइन में ऊपर ही कर सकते हो, उसको इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है आपको।
ठीक है। हम्म। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 2:1, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं है, एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी है ना 2 और 1, वो आप यहां पर रख दो। तो देखो ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स क्या है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है और 1 का स्क्वायर कितना होता है। तो 4 - 1 3, और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। आंसर क्या आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको ऐसे कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 - 1 अपॉन 4 + 1 3/5। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखना है अपने को। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा अपने को इतना। ठीक है। 7 क्वेश्चन है। 4x² माइनस 3y² अपॉन 2x² प्लस 5y² की वैल्यू गिवन है 12:19। हमें x और y का रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पर 4x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू कितना है, 12/19। अब देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट जो है वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करता है, जो उसने स्कूल में कहीं सीखी है कि यार 19 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 12 का। अब लेकिन देखो यहाँ पर जब 19 को ये पूरे से मल्टीप्लाई करो 12 को करोगे, तो ये पूरा जो इक्वेशन है ना वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्म में आने वाली है। फिर आप एक्स को एक तरफ करोगे वाई को एक तरफ करोगे, तो फाइनल जो रेशियो होगा वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। लेंदी प्रोसेस है, आ तो जाएगा बट वो प्रोसेस लेंदी है। सबसे सही तरीका है कि इसको मैं ऑप्शन से कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो एक्स और वाई का रेशियो पूछा है वो तो आपको गिवन है ना। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूं यहाँ पर, तो वो आंसर 12/19 आना चाहिए ना। तो जिस ऑप्शन से इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 12/19 आ जाएगी वही मेरा ऑप्शन सही होगा। रख के देखते हैं। पहले मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूं। अब लेने का भी तरीका होता है ना, डायरेक्टली सॉल्व करना सीखो इसको। आप वैल्यूज को पुट करके स्टेप्स मत बढ़ाना। मैं डायरेक्टली करता हूं। एक्स की जगह क्या रखना है, 2, और वाई की जगह क्या रखना है, 3। चलो 2 का स्क्वायर 4 4 जा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 जा, डिवाइड बाय अगेन 2 का स्क्वायर 4 2 जा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर माइनस में आएगा ना। 16 - 27 करेंगे, बड़ी वैल्यू का आगे माइनस का साइन है, तो ये नेगेटिव रेशियो आ गया। बट यहाँ पे क्या है, राइट साइड पे। इसका मतलब है कि इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये कैंसिल। ये क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो y से छोटी है, तभी तो माइनस में आया। तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी x की वैल्यू y से क्या है, छोटी है। तो थोड़ा सा क्या करना है अपने को, स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में। हमने समझ लिया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता पड़ गया माइनस में आएगा तो क्यों निकाले। आपके पास रेशियो तो प्लस में है ना। और ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि x इज लेस देन y, तो यहां पर भी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं जहां पर x की वैल्यू y से बड़ी है, तो इसमें से एक होगा। अपन ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। x को क्या रखना है अब, और y को। चलो देखो यहां पर 3 का स्क्वायर 9 4 जा, 2 का स्क्वायर 4 3 जा, अपॉन अगेन 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20। 36 - 12 होता है 24, और ये आ जाएगा 38। ये 2 से जाएगा, 2 12 जा एंड 2 19 जा। चेक करो ये आया कि नहीं आया। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा सही है, 3:2। बाय ऑप्शन आप इसको सॉल्व करोगे। नोट डाउन कर लो इसको। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। The salaries of A, B, and C are in the ratio of 2:3:5. If the increment of 15%, 10%, and 20% are allowed respectively in their salaries,
then what will be the new ratio of their salaries? ए बी सी की सैलरी का रेशियो आपको गिवन है 235। अगर इनमें 15, 10 और 20% का इंक्रीमेंट होता है, इनकी सैलरी 15, 10 और 20% से बढ़ जाती है, तो जो इनकी नई सैलरी बनेगी ना, उसका रेशियो आपसे पूछा है। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको दो बातें ध्यान में रखना है, अलग आप अलग से लिख लो। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे यहां पर ये ए बी सी की सैलरी का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन परसेंटेज की टर्म में गिवन है, तो आप इसको 100 अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। परसेंटेज का मतलब ही होता है डिवाइड बाय 100, राइट? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो यहां पर परसेंटेज में दे रखी है, तो आप ये रेशियो को 100 एज्यूम करके सॉल्व करोगे। और अगर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई वैल्यू है, तो आप फिर उसको एक्स लेके सॉल्व कर लो। तो अगर इस क्वेश्चन में एबीसी की सैलरी का रेशियो 235 है, आगे इंफॉर्मेशन किस में दे रखी है? परसेंटेज में। तो इनकी सैलरीज को मैं क्या मान लूंगा? 200, 300 और 500 मान लेंगे। अगर वैल्यू होती तो 2x, 3x और 5x मानते अपन। समझ में आया? अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ए की सैलरी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है? तो 200 का 15%, 200 का 15% आप ऐसे निकालोगे, 200 इंटू 15/100। बेसिक कैलकुलेशन है परसेंटेज का, आपको सबको पता होना चाहिए। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होते हैं, 15 टू सा कितना? और आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 200 का 15% और 15 टू सा निकाल लो। इसकी नई सैलरी कितनी आ गई? 230। बी की सैलरी 10%, तो 300 का 10%, 10 3 सा कितना होता है अगेन? 30। इसकी न्यू सैलरी आ जाएगी 330। और सी की सैलरी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है? 20। तो 25 तो 100 होता है ना, 20 × 5 करोगे तो 100 होगा, तो ये हो जाएगी आपके पास 600। ये इसकी नई सैलरी का रेशियो है, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 23, 33 एंड 60। ऑप्शन नंबर सी। 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, the new number are in the ratio of 12:23. Then the smaller number is. अब अगेन देखें यहां पर दो नंबर है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों नंबर का जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है आपको? 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, ये आपको वैल्यू गिवन है ना, और अगर वैल्यू गिवन है तो हम इन नंबर्स को क्या मान लें? 3x और 5x मान लेंगे। अभी लिखा अपन ने। चलो, अब बोल रहे कि अगर इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब न्यूमरेटर वाले नंबर से और दोनों नंबर से, फर्स्ट और सेकंड नंबर में हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास पहला नंबर हो जाएगा 3x - 9, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? और बोल रहे कि ये जो रेशियो है ना इन नंबर्स का, वो कितना हो जाएगा? 12/23। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा अगर अपन 9 सब्ट्रैक्ट करें तो? 12/23। तो अब आपको बताना है कि इसमें स्मॉलर नंबर मतलब फर्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, मतलब आपको 3x की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन से हम सबसे पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मैं पूरा सॉल्व करता हूँ सिस्टमैटिक तरीके से। 23, 3x - 9 इज इक्वल टू 12, 5x - 9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 23 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 23 का मल्टीप्लाई 9 में भी होगा। कितना होगा जल्दी से बताओ? 69x माइनस 207
इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा 60x माइनस 108। यही होगा। क्या करते हैं हम यहाँ पर, x और x को एक तरफ करते हैं। तो देखें यहाँ पे 69x बड़ी वैल्यू है, 60x छोटी है, उसको आप लेफ्ट साइड पे ले आओ। यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर आके वो माइनस का साइन हो जाएगा। -207 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 207 प्लस में लिखा, इसमें से माइनस करोगे 108। 69 माइनस 60 दैट इज 9x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 99। तो x की वैल्यू हो जाएगी 99/9, दैट इज इक्वल टू 11। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11। हमसे पूछा है स्मॉलर नंबर क्या होगा, बताओ। स्मॉलर नंबर क्या है, 3x है ना। तो 3 × 11 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बी। कर लो इसको नोट डाउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ बैग there are coins of 25 paisa, 10 paisa and 5 paisa in the ratio of 1:2:3. If there are rupees 30 in hall, how many 50 पैसे coins are there? तो एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स है। और ये नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, इनका रेशियो कितना दे रखा है आपको, 1:2:3। ठीक है। इन अ बैग देर आर कॉइन्स ऑफ 25, 10 एंड 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इफ देर आर रुपीज 30 इन ऑल, अगर बैग में टोटल 30 रुपए है, हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो इस बैग में अगर टोटल 30 रुपए है, तो उसमें 5 पैसे के कितने कॉइन्स है, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बैग में 25, 10 और 5 पैसे के कॉइन्स पड़े हुए हैं, किस रेशियो में, 1:2:3 के रेशियो में। एक्चुअल में बैग में 30 रुपए पड़े हैं, तो आपको बताना है कि इसमें 5 पैसे के कितने कॉइन है। वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ 30 रुपए में 10 पैसे के कितने और 25 पैसे के कितने। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि बैग में जो ये 30 रुपए है ये कॉइन्स के फॉर्म में है ना, पैसे के फॉर्म में। तो 30 रुपए में कितने पैसे होंगे, 1 रुपए में 100। तो 30 रुपए में 3000, 30 में 100 और मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास अब एक बैग में 30 रुपए की जगह हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास 3000 पैसे पड़े हुए हैं। ये 3000 पैसे पे 5 पैसे के कॉइन्स निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि अभी बैग में 25 पैसे का एक ही कॉइन है, तो कुल मिला के बैग में कितने पैसे हो गए, 25 पैसे। हम मान लेते हैं कि बैग में 10 पैसे के दो कॉइन है, तो कुल मिला के कितने हो गए, वो 20 पैसे पड़े। और 5 पैसे का अगर तीन कॉइन है, तो टोटल 15 पैसे। हम इतने ही मान लेते हैं अभी। तो ऐसे करेंगे तो बैग में टोटल ये कितने पैसे हो जाते हैं, 60। इसको सबको ऐड करो, तो बैग में टोटल कितने पैसे हो गए, 60। कैसे निकला, हमने मान लिया कि बैग में आपके पास 25 पैसे का एक ही कॉइन है, 10 पैसे के दो कॉइन है और 5 पैसे के तीन कॉइन है। तो 25 पैसे, 20 पैसे और 15 पैसे, कुल मिला के बैग में 60 पैसे पड़े। अब अगर बैग में 60 पैसे पड़े हैं, तो इससे 5 पैसे के कितने कॉइन थे, तीन। हमसे यही पूछा ना कि टोटल 5 पैसे के कॉइन बताना है। तो अगर बैग में 60 पैसे हैं, तो इसमें 5 पैसे के कॉइन कितने हैं, तीन। और अगर बैग में 3000 पैसे होंगे, तो 5 पैसे के कॉइन कितने होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यूनिटरी मेथड। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 × 3000 डिवाइडेड बाय 60। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर बैग में 60 पैसे के तीन कॉइन है, 60 पैसे अगर बैग में, तो उसमें 5 पैसे के तीन कॉइन है। और अगर बैग में 3000 है, तो 5 पैसे कॉइन कितने होंगे, तीन। और ये 3000, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो ऊपर की जो वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू, ये अपॉन में जाती है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे क्वेश्चन है, 140 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे एंड
₹1, their values being in the ratio of 5:8:20, find the number of 25 पैसे कॉइन्स। अब अगेन यहां पे मेरे पास 25 पैसे, 50 पैसे और ₹1, टोटल 140 कॉइन्स मेरे पास पड़े हुए हैं। किस फॉर्म में? 25 पैसे, 50 पैसे और ₹1 के फॉर्म में। इनकी वैल्यू का रेशियो आपको क्या गिवन है? 5:8:20। हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। तो 25 पैसे के इसमें कितने कॉइन्स है वो हमसे पूछा है। अब यहां पर सबसे पहली चीज, ये मुझे क्या दे रखा है? ये मुझे पैसे थोड़ी दे रखे हैं, 140 पैसा थोड़ी, ये वैल्यू थोड़ी गिवन है। ये क्या दे रखा है मुझे? नंबर ऑफ कॉइन्स। किसी फॉर्मेट में हो सकते ना। पिछले क्वेश्चन में वहां पे वो जो 30 वो वैल्यू गिवन थी, यहां पर ये कॉइन्स दे रखे। पिछला क्वेश्चन में यहां पर वैल्यू थी और यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो था। इस क्वेश्चन पे यहां पे नंबर ऑफ कॉइन है और ये वैल्यू का रेशियो गिवन है। तो अब मुझे इसको नंबर ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास टोटल यहां पर क्या दे रखा है? 140 कॉइन्स दे रखे, और इस 140 कॉइन में 25 पैसे के कितने वो निकालना है। तो यहां पर ये वैल्यू को मैं सबसे पहले क्या करूंगा? नंबर ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट करूंगा। ये यहां पे चेंजेस है, पिछले क्वेश्चन में ये डायरेक्ट गिवन था तो हमने उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 60 पैसे जो निकला था। राइट? कैसे करेंगे? अब बैग में अगर 25 पैसे की टोटल वैल्यू ₹5 की है, ₹5 हो गए ना, तो इसमें 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे? तो ₹1 में 25 पैसे कितने होते हैं? 4 25 पैसे होंगे ना। अगर आपके पास बैग में ₹1 पड़े हुए 25 पैसे के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ 25 पैसे कितने होंगे? 4। 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 प्लस 25, तो टोटल 100 पैसे हो जाएंगे, मतलब ₹1 बनेंगे। तो अगर ₹1 में 4 25 पैसे होते हैं तो ₹5 में कितने होंगे? 5×4 = 20। ये नंबर ऑफ 25 पैसे के कॉइन्स आ जाएंगे इस ₹5 की वैल्यू के हिसाब से, कि अगर बैग में ₹5 25 पैसे के फॉर्म में है तो 20 25 पैसे के कॉइन्स होंगे। 50 पैसे, ₹1 में कितने 50 पैसे होते हैं? 2। तो ₹8 कितने होंगे? 8×2 = 16। और ₹1 में ₹1 के कॉइन एक ही होगा, तो ₹20 में 20 कॉइन हो जाएंगे, क्योंकि ₹1 का भी तो कॉइन आता ही। तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हो गया 20 16 20, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 4 5। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। आपको 140 कॉइन को इस रेशियो में अब डिवाइड करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ये भी मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे टोटल, और ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। आपसे 25 पैसे के कॉइन पूछे हैं, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 140 × 5 डिवाइड बाय इसका टोटल 14 होता है। कितना आएगा? 50 कॉइन्स। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 50 कॉइन्स। कर लो नोट डाउन। 12 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 3:4:5 and the sum of their squares is 1250। the sum of the number is, ध्यान से समझना क्या बोला है। तीन नंबर है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीन नंबर्स का रेशियो क्या है? 3 4 और 5। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1250। ये एक वैल्यू गिवन है ना आपको, तो फिर यहां पे रेशियो को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? एक्स के फॉर्म में। अगर वैल्यू गिवन है तो एक्स, तो मैं ये तीन नंबर्स क्या मान लू? 3x 4x और 5x। क्या गिवन है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब 3x का होल स्क्वायर, सम बोला है तो प्लस कर दोगे, 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 1250। 3 का स्क्वायर कितना होगा? और x का स्क्वायर, x²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 9x² प्लस 16x² प्लस 25x² इज इक्वल टू 1250। 16 प्लस 9 25 प्लस 25 इज 50x² इज इक्वल टू 1250, और x² इज इक्वल टू 1250 डिवाइड बाय 50। किससे जाएगा? 5 से। 25 जा होता है, तो मेरे पास x² की वैल्यू आ गई 25
तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 5। पहले समझ लो फिर लिखना। यहां तक क्लियर है? इक्वेशन सॉल्व करी मैंने, सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला है, तो ये तीनों नंबर के स्क्वायर का सम 1250 है। इसको मैंने सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, तो एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 5। हमसे पूछा क्या है? सम ऑफ द नंबर्स। ये तीनों नंबर्स का सम पूछा है भाई आपसे। मतलब इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये कितना होता है? 12x। और x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? तो 12 × 5 कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। कर लो नोट डाउन। If rupees 510 be divided among A, B, C in such a way that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets, then their shares are respectively. अब देखो यहां पर हमें टोटल ए, बी और सी में कितना अमाउंट हमें डिवाइड करना है? 510। कंडीशन क्या बोलिए आपसे? ए को कितना मिलता है? 2/3 ऑफ बी, मैंने लिख दिया अलग से। और बी को कितना मिलता है भाई? 1/4 ऑफ सी। तो हमें ये तीनों का शेयर निकालना है आउट ऑफ ₹510। ये निकालना है ना? देखो इसके तरीके क्या है करने के। मैं दो तीन तरीके हैं, मैं आपको दोनों तीनों तरीके निकाल बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं हर किसी को वो एकदम से क्लिक ना करे। तो आपके पास मल्टीपल प्रोसेस पता होनी चाहिए आपको। पहला तरीका तो ये है कि आप यहां पर क्या करो, इसको ए अपॉन बी कर दो। यहां पे देखो, इसको मैं अगर ए अपॉन बी करता हूं, ये बी यहां पे आ जाएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा? 2/3। और इधर इसको मैं बी अपॉन सी लिख देता हूं, वो कितना आ जाता है? ये सी अपॉन में जाएगा तो 1/4। मतलब ए बी का रेशियो कितना है? 2:3। और बी और सी का रेशियो कितना है? 1:4। क्या करते हैं इसमें अपन? स्केलिंग टेक्निक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने ए बी का रेशियो निकाल लिया इस कंडीशन से, और मैंने इस कंडीशन से बी और ये सी को अपॉन में लिख दिया, यहां से ए को अपॉन में लिखा था, तो मेरे पास ए बी का रेशियो आ गया 2:3 और बी और सी का 1:4। क्या आएगा यहाँ पे? 3। और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा? 2:3:12। तो एबीसी का रेशियो आ गया 2:3:12। 510 को आप इस रेशियो में डिवाइड कर दो। आपको तीनों का शेयर पूछा है, तो देखो यहां पर मैं निकालता हूं। ए का शेयर 510 इंटू कितना होगा? 2 डिवाइड बाय कितना होता है ये? 17। और 17 3 जा 51 होता है, तो ये हो जाएगा 60। बी का शेयर 510 इंटू 3/17, 17 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 90। और सी का शेयर 510 इंटू 12/17, 17 3 सा होता है, 12 3 सा कितना होता है? तो आपका आंसर आएगा ए बी सी का शेयर 60, 90 एंड 360। ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका दूसरा तरीका, मैं इसका और बताता हूं आपको। ए, बी और सी। देखो यहां पर क्या बोला है, ए को कितना मिल रहा है? 2/3 ऑफ बी। अगर आपको क्लिक नहीं करता है कि मैं इसको स्केलिंग टेक्निक से करूं, तो ए को बी का 2/3 मिलता है और बी को सी का 1/4 मिलता है। इसका मतलब है कि ए का शेयर किस पे डिपेंड करता है? बी पे। और बी का शेयर किस पे डिपेंड कर रहा है? सी पे। तो यहां पर आप बताओ इंडिपेंडेंट पर्सन कौन है? सी है ना? तो सी का शेयर मैं अज्यूम कर सकता हूं, और उसका 1/4 बी का शेयर आ जाएगा, और बी का 2/3 ए का शेयर आ जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं? तो देखो सी को क्या अज्यूम करें। अब आपके पास ऑप्शन है कि सी को आप एक्स अज्यूम कर लो। अगर मैं सी को एक्स अज्यूम करूंगा तो बी हो जाएगा x/4। तो फिर वो एक्स की टर्म में फिर आप एक्स की टर्म निकालोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप बोलोगे कि सी को 100 अज्यूम कर लो, तो 100 डिवाइड बाय 4 करोगे तो बी का शेयर 25 आ जाएगा, लेकिन 25 का 2/3 निकालोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो अगेन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में
ये क्लिक नहीं करता है कि यहां पर मुझे स्केलिंग टेक्निक यूज करनी है। तो यहां पर ए का शेयर बी पे डिपेंड करता है, बी का शेयर सी पे, तो सी का शेयर आप अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करोगे? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है यहां पर? 3 और 4, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 4 सीधा कितना होता है? 4 सीधा, तो मैं सी का शेयर कितना अज्यूम कर लूं? 12। अगर ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आप अज्यूम करोगे ना, तो कभी भी आपका आंसर पॉइंट पे नहीं आएगा। अब देखो, बी को कितना मिलता है? सी का 1/4। 12 का 1/4 निकालो, 12/4 कितना होता है? 3। और ए को मिलता है बी का 2/3, तो इसका 2/3 निकालोगे तो वो 2 हो जाएगा। मेरे पास डायरेक्ट रेशियो आ गया। देखो ये रहा, जो आपने स्केलिंग टेक्निक से निकाला था वो एक ही लाइन में आ गया। समझ में आया? तो हमने क्या करा, हमने डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन सी का शेयर अज्यूम कर लिया, और उसका 1/4 बी का, इसका 2/3 ए का, डायरेक्ट रेशियो आ गया। इस रेशियो में आप जब ये वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। यहां तक क्लियर है? और इसका तीसरा तरीका पता है क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन से भी हो सकता है। क्या है? देखो, ए का शेयर बी से कम है ना, थर्ड मतलब कम हुआ, और बी का शेयर सी से भी कम है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा शेयर किसका होना चाहिए? सी का। उससे कम ए का और बी का, और सबसे कम ए का। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम शेयर ए का होगा, फिर उससे ज्यादा बी का, और सबसे ज्यादा सी का। पहले ऑप्शन में सबसे ज्यादा शेयर बी का आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। दूसरे ऑप्शन में सबसे ज्यादा शेयर सी बी का आ रहा है, इसको भी एलिमिनेट करो। इस वाले ऑप्शन में देखो, ए से ज्यादा बी का और बी से बड़ा सी का है, तो आपका ऑप्शन बी भी हो सकता है और डी भी तो हो सकता है ना, नन ऑफ दिस भी आपका आंसर आ सकता है। तो अगर बी आपका आंसर है तो आप कंडीशन सेटिस्फाई कर लो कि चलो सी का शेयर यहां पर 360 है, 360 का आप 1/4 कर लो, ये रहा। तो इसका 1/4 कितना होता है? 90। और 90 का 2/3 कर लो, तो वो हो जाएगा 60। मतलब ये दोनों कंडीशन जो है आपके बी ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो ऊपर लिख लो बाय ऑप्शन। आया समझ में? बाय ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये ए बी सी तीनों का शेयर पूछेंगे ना, तभी आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछेगी इसमें आप बी का शेयर निकालो, तो मैं ऑप्शन से नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन तो तीनों की वैल्यू आएगी तभी सेटिस्फाई करा पाओगे। तो अगर सिर्फ एक पर्सन का शेयर पूछेंगे तो आप उसको या तो इस वाले मेथड से कर लो, या फिर आप उसको स्केलिंग टेक्निक से कर लो। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इफ रुपीज 366 are divided amongst A, B, and C so that A may get half as much as B and C together, B may get 2/3 as much as A and C together, then the share of A is। अब सिर्फ एक पर्सन का शेयर पूछा है तो ऑप्शन से तो नहीं कर सकते। यहां पर मैं लिखता हूं ए, बी और सी। टोटल हमको 366 रुपीज इनमें डिवाइड करने हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन है कि ए को कितना मिलता है भाई? हाफ ऑफ बी प्लस सी। ये लिखा है ना, ए को कितना मिलता है? हाफ ऑफ बी एंड सी। और बी को कितना मिलता है भाई? 2/3 ऑफ ए प्लस सी। ठीक है। अब आपसे बोला है कि इसमें किसका शेयर पूछा है? ए का। अब देखो, ये क्वेश्चन तो है ना पिछले वाले से भी आसान है, दिखने में ये टफ लग रहा है कि अरे इसमें तो स्केलिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बी प्लस सी आ गया और यहाँ पे ए प्लस सी। कुछ नहीं करना है, जिसका शेयर पूछा है सिर्फ उसको ध्यान में रखो, किसका शेयर पूछा है। तो ये ए वाली कंडीशन को ही ध्यान में रखना है, ये कंडीशन हमारे काम की है ही नहीं। इसको आप लिख सकते हो 2a इज इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हो इसको? 2a इज इक्वल टू लिख सकते हो। अब यहां पर देखो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 366। और ये जो बी प्लस सी है उसकी जगह मैं क्या लिख दूं? तो ये हो जाएगा ए प्लस 2a इज इक्वल टू 366, और 3a इज इक्वल टू 366। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 366 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 122।
ऑप्शन नंबर ए। द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड टीवी आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो स्कूटर और टीवी की प्राइस का रेशियो मुझको गिवन है 7:5। इफ स्कूटर कॉस्ट ₹8,000 मोर देन टीवी, देन द प्राइस ऑफ टीवी सेट इज। अगर स्कूटर की कॉस्ट टीवी से ₹8,000 ज्यादा है, वैल्यू गिवन है आपको, क्या करोगे? क्या करें? 7x और 5x ले लेंगे। स्कूटर की कॉस्ट कितनी मान लें? 7x, और टीवी की कॉस्ट कितनी मान लो? 5x। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर एक वैल्यू गिवन है। अब स्कूटर की कॉस्ट टीवी से ₹8,000 ज्यादा है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि यार स्कूटर, इस मामले में बच्चे क्या करते हैं, अभी करा भी होगा किसी ने या दिमाग में आया होगा कि स्कूटर की कॉस्ट जो है वो टीवी से ₹5,000 ज्यादा है, तो ये जो स्कूटर की जो कॉस्ट है ना, इसमें स्टूडेंट ₹5,000 ऐड कर देते हैं। वो जो बोला क्या है, स्कूटर की कॉस्ट टीवी से ₹5,000 ज्यादा है, तो वो स्कूटर की जो कॉस्ट है ना उससे ₹5,000 ऐड कर देते हैं। गलत है, इक्वेशन गलत है ये। क्वेश्चन ये है कि स्कूटर की कॉस्ट जो है दैट इज 5,000 मोर देन टीवी की कॉस्ट, ये इक्वेशन है। तो देखा जाए तो स्कूटर की कॉस्ट कितनी थी? 7x इज इक्वल टू टीवी की कॉस्ट कितनी है? तो कायदे से ना 5,000 जो है ना, ये 8,000 वो टीवी की कॉस्ट में ऐड होता है। बच्चे, इस स्कूटर की कॉस्ट 8,000 ज्यादा, तो स्कूटर की 7x प्लस 7x जो है ना स्कूटर की कॉस्ट दैट इज 5x प्लस, सॉरी 8,000, 5x प्लस 8,000। समझ में आया? तो ये इक्वेशन ये वाली होती है आपकी। मतलब आप इसको अब क्या करोगे, 7x माइनस 5x करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 8,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। ये इक्वेशन बनती है। लेकिन इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, ध्यान से समझना, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मुझे क्या समझना है, इधर देखो। यहां पर बोला है स्कूटर की कॉस्ट 8,000 ज्यादा है टीवी की कॉस्ट से, इसका मतलब होता है कि दोनों की प्राइस का डिफरेंस 8,000 का है। जब दोनों की प्राइस का डिफरेंस 8,000 का, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8,000। देखो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट आपकी, वो आपको स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अगर आपकी एज 18 ईयर्स की है और आपके घर में आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, उसकी एज 20 ईयर्स की है, तो वो आपसे कितने साल बड़ा है? आपकी 18 है, उसकी 20 है, 2 साल बड़ा है। 20 - 18 कितना होता है? 2 होता है ना। तो अगर बोलो कि आपके ब्रदर की एज आपसे 2 साल ज्यादा है, इसका मतलब आपके और आपके ब्रदर के बीच में एज का डिफरेंस 2 साल का हुआ ना। वैसे यहां पर भी है, अगर स्कूटर की कॉस्ट टीवी से 8,000 ज्यादा है, तो दोनों की कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 8,000 का। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x इज इक्वल टू 8,000, x इज इक्वल टू कितना? 4,000। और आपसे पूछा क्या है, टीवी सेट की कॉस्ट कितनी थी ये? 5x। तो 5 × 4,000 कर लो आप, कितना आएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो इसको। हाँ। 60 kg of alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio of 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio of 1:4, then the amount of tin in the new alloy is। अब देखिए मिक्सचर वाले क्वेश्चन है। हमारे पास क्वांट के अंदर एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक अलग चैप्टर है, बट वहां पे कुछ रूल्स अलग है, कुछ इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब मिक्सचर एलिगेशन जो है वो रेशियो का ही एक पार्ट है, तो कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल रेशियो वाली टेक्निक है। यहाँ पर कुछ एलिगेशन की टेक्निक्स होती है, वो हम पढ़ेंगे बाद में जब हम मिक्सचर एलिगेशन वाले टॉपिक पे आएंगे। तो राइट, कैसे करेंगे अपन मिक्सचर वाले क्वेश्चन, जहां पे ये मिक्सचर आ जाता है आपके पास यहाँ पे 60 kg ऑफ अलॉय ए। तो अलॉय ए जो है वो कितना केजी है? 60 kg इज मिक्स विथ 100 kg ऑफ अलॉय बी। तो मैंने अभी यहाँ पर अलॉय ए और बी लिख दिया, और अलॉय ए का कंटेंट कितना है? 60 kg, अलॉय बी का कंटेंट कितना है? 100।
अलॉय ए में क्या क्या दे रखा है, लेड और टिन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरह से एरो बना के। इसमें लेड और टिन जो है वो किस रेशियो में है, 3:2। और अलॉय बी में टिन और कॉपर दे रखा है, ये रहा टिन एंड कॉपर, किस रेशियो में, 1:4। अब वो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों अलॉय को हम मिक्स करके एक नया अलॉय बनाते हैं, तो इस अलॉय में टिन की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, तो जो मैं यहां पर एक नया अलॉय बनाऊंगा, इसके अंदर टिन की क्वांटिटी कितनी होगी वो मुझसे पूछी गई है। तो पहले अपन देखते हैं अलॉय ए में टिन कितना, तो 60 का 2/5 निकाल सकते हैं। तो अलॉय ए में टिन है 60 इंटू 2/5, दैट इज इक्वल टू 5 से जाएगा 12 जा 60, 12 टू जा कितना, 24। और अलॉय बी जो 100 kg है, इसमें टिन कितना, 1/5 हो जाएगा ना, 1 डिवाइड बाय इसका टोटल, ये कितना होता है, 20। तो अलॉय ए में 24 kg टिन है, अलॉय बी में 20 kg है, इन दोनों को आप ऐड कर दो क्योंकि मिक्स कर रहे हैं, तो अलॉय सी में टिन कितना हो जाएगा, 44 kg। 20 liters of a mixture contains milk and water in the ratio of 5:3। 20 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3। इफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर बी रिप्लेस बाय 4 लीटर मिल्क, अगर इस मिक्सचर में से मैं 4 लीटर मिक्सचर बाहर करके इसमें मैं 4 लीटर प्योर मिल्क डाल देता हूं, तो आपसे पूछा है कि मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या होगा। अगेन यहां पर मिक्सचर है आपके पास 20 लीटर का, किस किस का मिक्सचर है ये, मिल्क और वाटर, किस रेशियो में है, 5:3। पहले तो अपन ने बेसिक इंफॉर्मेशन लिख ली कि 20 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, आपको है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते तो ब्रेक करना आना चाहिए, पहला स्टेटमेंट पहला पार्ट क्या हो गया लिख लिया। अगला पार्ट क्या है, 4 लीटर मिक्सचर को हम यहां से बाहर करके 4 लीटर मिल्क मिक्स करेंगे इसमें। तो 20 लीटर में से अगर मैं 4 लीटर मिक्सचर बाहर करता हूं तो मेरे पास कितना लीटर मिक्सचर बचेगा, 16 लीटर। अब इस 16 लीटर में मिल्क और वाटर कितना है, 5:3 के रेशियो में, तो 16 इंटू 5/8 कर दो इसका टोटल, तो मिल्क कितना लीटर हो गया, 10 लीटर। 16 में से अगर 10 लीटर मिल्क है तो बचा 6 लीटर, कितना क्या होगा, पानी होगा ना, मैं डायरेक्टली भी तो निकाल सकता हूं, या आप ऐसा भी कर सकते हो 16 इंटू 3/8, तो भी वो इतना ही आएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने इस मिक्सचर में से 4 लीटर मिक्सचर को बाहर करके मैं 4 लीटर क्या डाल दिया उसमें, मिल्क। अभी मिल्क कितना लीटर है, 10 लीटर, इसमें 4 लीटर मिल्क और आप ऐड करोगे तो मिल्क कितना लीटर हो जाएगा, लेकिन वाटर तो उतना ही रहेगा ना अभी। तो ये नया रेशियो आपसे पूछा है, ये कितना हो जाएगा, 7:3। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जब आप यहां पर 4 लीटर मिक्सचर को बाहर करके उसमें 4 लीटर मिल्क डालोगे तो मिल्क 14 लीटर हो जाएगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा। तो 14:6 आप इसको सिंप्लीफाई करो तो नया जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 7:3। The average age of 3 boys is 25 years, and their ages are in the proportion of 3:5:7. The age of youngest boys. तो 3 बॉयज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों बॉयज की एवरेज एज आपको कितनी गिवन है, 25 ईयर्स, और इनकी एज का प्रोपोर्शन है 3:5:7। ये एवरेज एज जो दे रखी है वो एक वैल्यू गिवन है ना आपको, तो इनकी एज को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, एक्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट 3x, 5x और 7x, ये इनकी एजेस हो जाएगी। इनकी एज का एवरेज दे रखा है, एवरेज कैसे निकालोगे, इन तीनों की एज का सम निकालो और डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान रखना एवरेज दे रखा है, और 3% है तो डिवाइड बाय 3 करोगे एवरेज निकालने के लिए, दैट इज इक्वल टू कितना है, तो ये हो जाएगा 15x अपॉन 3 इज इक्वल टू 25।
इसको आप लिख सकते हो 5x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25/5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। आपसे पूछा है यंगेस्ट बॉय की एज कितनी होगी, यंगेस्ट बॉय की एज कितनी है, 3x है ना, और x की वैल्यू क्या है 5, तो यंगेस्ट बॉय की एज कितनी हो गई 15 ईयर्स। 2 3 मतलब 5 हो गए। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। मतलब अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो भी टाइम लगता है उस स्पीड के हिसाब से, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। देखो यहां पर क्या बोला है, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:6। 3 कार्स की स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 5:4:6, ये गिवन है। द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, तो इनके टाइम का रेशियो निकालना है अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो मुझे किस चीज का रेशियो गिवन है, स्पीड का। किस चीज का रेशियो निकालना है, टाइम का। स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड 5 है तो टाइम हो जाएगा 1/5, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा। और जब रेशियो फ्रैक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं, 6 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60। देखो निकाल के एलसीएम निकाल लो आप। 60 आएगा। तो 5 12 4 15 एंड 6 10 60 होता है। तो रेशियो हो जाएगा 12 15 10। ये वाला पार्ट जो ऊपर का 12 15 10, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio of 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy, the ratio of gold and copper in C will be। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहां पर मेरे पास दो अलॉयज है ए और बी, जिसमें आपके पास कौन कौन से मेटल्स है, गोल्ड और कॉपर। यहां पर भी मेरे पास क्या है, गोल्ड एंड कॉपर। फर्स्ट वाले अलॉय में गोल्ड और कॉपर का रेशियो जो दे रखा है दैट इज 7:2, और सेकंड वाले में जो रेशियो है वो है 7:11। अब बोला है इफ इक्वल क्वांटिटी, if equal quantities of the alloys are melted to form the third alloy C, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मैं मेल्ट करके तीसरा अलॉय सी बनाता हूं, तो मुझे पूछा है कि इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना होगा। देखो यहां पर पहले अलॉय में गोल्ड की यूनिट है 7 और कॉपर की यूनिट है 2, टोटल यूनिट कितनी हो गई 9। दूसरे अलॉय में गोल्ड की यूनिट है 7 और कॉपर की यूनिट है 11, टोटल कितनी हो गई 18। इक्वल है क्या, इसमें 9 यूनिट उसमें 18, इक्वल तो नहीं है, लेकिन मुझे जब इन दोनों अलॉय को मेल्ट करना है तो इसको इक्वल क्वांटिटी में मेल्ट करना है ना, तो मुझे पहले इन दोनों अलॉय की क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। क्योंकि 9 और 18 मल्टीपल्स में आते हैं, 9 2 से 18 होता है। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी 18, जो यहां पर है। तो अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब गोल्ड को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और कॉपर, तो गोल्ड कितना हो जाएगा 14 एंड कॉपर कितना हो जाएगा 4। 14 + 4 18 हो गया, और यहां पर भी कितना है 18। अब अब अगर मैंने इक्वल क्वांटिटीज को मेल्ट करके नया अलॉय बनाता हूं तो उसमें गोल्ड कॉपर का रेशियो, तो इसमें गोल्ड कितना है 14 और 7 कितना होता है 21। और वैसे कॉपर कॉपर को ऐड करो, 4 + 11 कितना होता है
15, 3 सेवन जा एंड 3 फाइव जा, तो नया जो अलॉय बनेगा उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना होगा? 7:5। कर लो नोट डाउन। मैंने यहाँ पे रेशियो चेंज कर लिया। अलॉय ए जो है उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:2 है। अलॉय बी में गोल्ड और कॉपर रेशियो 7:3। अब इक्वल क्वांटिटी ऑफ अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म न्यू अलॉय, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द न्यू अलॉय? तो यहां पर देखिए, इक्वल क्वांटिटी के लिए समझे, यहां पर गोल्ड और कॉपर की यूनिट कितनी है टोटल? 9, 7+2 कितना? और यहां पर कितनी है? 10 है। अब ये तो मल्टीपल्स में है ही नहीं एक दूसरे के, तो कुछ नहीं करना है, ये 9 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो और ये 10 का मल्टीप्लाई यहां पर कर देना, पूरी वैल्यू का। तो ये इक्वल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 70 और 20। और ये कितना हो जाएगा? 63 और 27। देखो, ये 63 प्लस 27 करोगे तो 90 आएगा, और 70 प्लस 20 करोगे तो भी 90 आएगा। अब आप देख लो, यहाँ पर इक्वल क्वांटिटीज है, तो 70 प्लस 63 कितना होगा? 133। और ये हो जाएगा 47। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? गोल्ड और कॉपर का रेशियो 130:47। डिफरेंस क्या है? यहां पर 9 और 10 एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है, तो ये 9 का मल्टीप्लाई इधर वाले में कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई इधर वाले में कर दिया, और उसको आपने इक्वल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। देखो, हमने कंसेप्ट समझा था, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ। अपन एक देखा था, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है, तो आपको ए, बी और सी का रेशियो निकालना है। ये समझा था ना अपन ने? आप अलग से एक पेज पे चाहो तो लिख लो। तो मैंने कुछ नहीं करा था, हमने इसको क्या करा था, ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने इसको 1/2, 1/3 और 1/4 कर लिया था। हमने इसका एलसीएम निकाला था, 12 था। ये 6 से जाएगा, ये 4 से, और ये 3 से, तो मेरा आंसर आ गया था 6:4:3। यही आया था इसका आंसर। लेकिन अगर अब मेरे पास ऐसा लिखा है कि इफ a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? तो देखो, अगर कोएफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन में तो मैंने इसको डिवाइड करा था, और अगर कोएफिशिएंट डिवीजन में होंगे तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसका आंसर यही आएगा डायरेक्ट। तो अगर a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 है, तो एबीसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3:4। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? तो ये एक चार्ट में आप चाहो तो बना लो ये वाला चार्ट, और इसी पे बेस मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखो क्या है वो। a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/7। तो हमको a प्लस बी प्लस c/a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। b की वैल्यू क्या है? और c की? तो ये कितना होता है? 15। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाय a कितना था? कितना आएगा? 5। ये देखो, एक लाइन में इसका आंसर है, कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है? तो ये चार्ट बना लो कंपैरिजन वाला, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व कर लो। ऐसा थोड़ा सा समझ में आ गया ना? चल, x प्लस वाई इज टू वाई प्लस जेड इज टू जेड प्लस एक्स का रेशियो दे रखा 4:6:5, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दे रखा है आपको 15। तो आपसे पूछा है कि z की वैल्यू क्या होगी। अब देखें, यहां पर ध्यान से समझना, मेरे पास तीन अलग अलग वेरिएबल्स के रेशियो गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे एक वैल्यू गिवन है। जब वैल्यू गिवन होती है तो हम रेशियोज को किस में करते हैं? एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, कि x प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x। लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि x तो अपने मेन वेरिएबल में भी आ रहा है, तो अपन इसको k मान लेते हैं। तो x प्लस वाई को मैं क्या मान लू? 4k। y प्लस जेड को मैं क्या मान लू? 6k। और z प्लस एक्स को मैं क्या मान लू? 5k। ठीक है?
क्लियर है? आप इसको x ले सकते हो, 4x 6x, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है तो वो कंफ्यूजन ना हो, तो हमने इसको एक नया वेरिएबल, नया कांस्टेंट मान लिया अपन ने, k मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि तीनों का सम, तो मैं क्या करूं, इन सबको सम कर देता हूं। देखो x प्लस जेड प्लस एक्स, तो इसमें 2x से 2y 2z है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू, कितना आएगा टोटल, 15 के आ जाएगा। यहां से मैं अगर 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 के। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं, 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 के। 15 से 15 कैंसल, के की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2। अब देखो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे दे रखी है 15, और मुझे सिर्फ z की वैल्यू पूछिए ना। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 4 के, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8। यहां से k की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू, तो 4 टू द 8। तो ये जो x प्लस वाई है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। 8 प्लस जेड इज इक्वल टू 15, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 8, और z इज इक्वल टू 7।